डियर स्टूडेंट, मैं राजेश बंसल। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको साझेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में समझाया था। मैंने उस समय आपको कहा था कि जब तक हमें इन इम्पोर्टेंट वर्ड्स की व्याख्या पता नहीं होगी, हमें साझेदारी के समझ चैप्टर को समझने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैंने सब प्रथम आपको उस वीडियो के अंदर साझेदारी के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको समझाने का प्रयास किया। अब हम अपने मूल चैप्टर की ओर चलते हैं। जो हमारा चैप्टर्स है साझेदारी का सामान्य परिचय। तो डियर स्टूडेंट, मैंने उसमें आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स में बताया था साझेदारी। मैंने कहा था कि साझेदारी का मीन्स होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे कारोबार को चलाने और लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, तो वो कहलाती है साझेदारी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने आपके बोर्ड पे देखिए, मैंने आपके सामने साझेदारी का अर्थ बताया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ऐसे व्यापार को चलाने के लिए और लाभों को बांटने के लिए सहमत हो जो उन सबके द्वारा अथवा सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, वह कहलाती है साझेदारी। डियर स्टूडेंट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी की परिभाषा दी गई है। अब इस परिभाषा में डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनकी जो परिभाषा हमें साझेदारी की विशेषताएं भी बताती है। जैसे मीन्स जब दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यापार लाभों को बांटने सहमत और उन सब के द्वारा अथवा सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। ये हो गई डियर स्टूडेंट साझेदारी की हमारे परिभाषा, या हम जिसको कह दें पार्टनरशिप मीनिंग। उसके बाद डियर स्टूडेंट बात आती है साझेदारी की आवश्यकता। साझेदारी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, पार्टनरशिप की आवश्यकता हमें नीडेड क्यों हुई। डियर स्टूडेंट, आपने 11th में पढ़ा था एकल व्यापार। आपको एकल व्यापार का मीन्स होता है कि जहां एक व्यापार का एक ही स्वामी हो और जहां लाभों को बांटा नहीं जाता है, समस्त लाभ जहां एक ही स्वामी को दिए जाते हैं, वो कहलाता है एकल व्यापार। लेकिन यहाँ साझेदारी वर्ड आता है तो बात आती है कि सर साझेदारी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। साझेदारी की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि एकल व्यापार में कुछ कमियां थी और जब उन कमियों को पूरा किया गया तो हमारे सामने एक नया ऑप्शन उभर के आया, पार्टनरशिप। तो साझेदारी की आवश्यकता को मैंने कुछ पॉइंटों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको साझेदारी की आवश्यकता हुई सीमित पूंजी। आपको 11th के अंदर याद हो, एकल व्यापार में एक ही स्वामी होता है तो उसके द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है वो उसके द्वारा लगाई गई पूंजी भी एक सीमित होती है डियर स्टूडेंट। लेकिन वो अपने व्यापार का विस्तार करना चाहता है, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, लाभों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो उसने साझेदारी को चुना और व्यापार में अपने साथ अन्य व्यक्तियों को लिया जो व्यापार में क्या लगाते हैं, पूंजी। तो साझेदारी की आवश्यकता हुई एक तो सीमित पूंजी, क्योंकि एकल व्यापार में थी असीमित पूंजी और साझेदारी की आवश्यकता हो गई सीमित पूंजी। उसके बाद डियर स्टूडेंट सीमित प्रबंध। एकल व्यापार में स्वामी एक ही व्यक्ति होता है और एक ही व्यक्ति के पास ना तो इतना समय हो सकता है, ना सामाजिक व्यक्ति है, समाज में उसको अन्य कार्य होते हैं, तो इस कारण से वो अपने व्यापार का एक प्रबंध उचित ढंग से नहीं कर पाता है। इस कारण से भी साझेदारी की आवश्यकता महसूस की गई। तीसरा डियर स्टूडेंट असीमित दायित्व। देखिए, दायित्व दो प्रकार के माने गए हैं डियर स्टूडेंट, जिसको मैं आपको बाद में और एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। सीमित और असीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मीन्स होता है कि जहां साझेदारों का दायित्व
उनकी द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है, तो वो तो कहलाता है सीमित दायित्व। और डियर स्टूडेंट, असीमित दायित्व का मतलब होता है कि जहां साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अतिरिक्त उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों से भी उस दायित्व को पूर्ति की जा सकती है, दायित्व को पूरा किया जा सकता है, वो कहलाता है असीमित दायित्व, जिसके बारे में मैं आपको बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगा और बाद में उसको और समझाने का प्रयास करूंगा। साझेदारी की आवश्यकता का जो हमारा चौथा पॉइंट है, व्यापार का विस्तार। एकल व्यापार में व्यापार एक सीमित बन के रह जाता है, हम व्यापार का विस्तार नहीं कर पाते, कारण पूंजी की कमी, कर्मचारियों की कमी, व्यक्तियों की कमी, व्यापार में समय ना दे पाना, प्रबंध ना कर पाना, तो उसके कारण हमारे व्यापार का विस्तार एकल व्यापार में एक लिमिटेशन में रह जाता है। लेकिन अगर हमें व्यापार का विस्तार करना है तो हमें साझेदारी की आवश्यकता महसूस होती है। तो डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको साझेदारी की आवश्यकता के ये जो पॉइंट बताए हैं, इन्हीं को अपन ये भी कह सकते हैं कि साझेदारी के लाभ भी यही पॉइंट है। जो आवश्यकता है वो हमारे सामने क्या बन के आ गए, लाभ। और ये एकल व्यापार की कमियों के रूप में भी सामने आ जाते हैं हमारे सामने, जैसे सीमित की जगह असीमित पूंजी, सीमित प्रबंध की जगह असीमित प्रबंध, असीमित दायित्व और व्यापार का विस्तार। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया साझेदारी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। उसके बाद डियर स्टूडेंट, अब हमारे सामने पॉइंट आता है साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो डियर स्टूडेंट, साझेदारी की विशेषताओं के सामने मैंने आपको पॉइंटों में समझाने का प्रयास किया। इसको एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट की मैं आपको व्याख्या करूंगा। पर उसके पहले, साझेदारी की विशेषताओं को पढ़ने के पहले या समझने के पहले हमें एक बार पुनः रिपीट में साझेदारी का अर्थ वापस जानना पड़ेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, साझेदारी का अर्थ क्या था, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ऐसे व्यापार को चलाने के लिए आपस में सहमत होते हैं और लाभों को बांटने के लिए भी सहमत होते हैं, जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस परिभाषा में दो या दो से अधिक व्यक्ति, परिभाषा ही हमारे लिए विशेषताएं लेके आती है। तो देखिए, इस परिभाषा से हमने विशेषताएं बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। डियर स्टूडेंट, साझेदारी की सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम विशेषता यह है कि साझेदारी में कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। यानी अगर एक व्यक्ति है तो वो साझेदारी नहीं, एकल व्यापार है, तो साझेदारी में कम से कम कितने हो, दो। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि सर मिनिमम तो आपने बता दिए, मैक्सिमम की लिमिट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम की लिमिट है 50, यानी एक साझेदारी में कम से कम दो और अधिक से अधिक 50 साझेदार हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि कहीं भी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के किसी भी सेक्शन में साझेदारों की अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। डियर स्टूडेंट, पुनः रिपीट, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा आप कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के किसी भी एक्ट में कहीं भी साझेदारी की अधिकतम संख्याओं के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका मीन सर आपने 50 कहाँ से बताए? जब साझेदारी के एक्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है तो आपने 50 कहाँ से बताए? डियर स्टूडेंट, संशोधित कंपनी अधिनियम 2005 में, संशोधित कंपनी अधिनियम 2005 में साझेदारी की अधिकतम संख्या का उल्लेख किया गया है। वहां बताया गया है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50। इसका मीन्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के किसी भी एक्ट में साझेदारी के अधिकतम संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सारा उल्लेख संशोधित कंपनी अधिनियम 2005 में दिया गया है 50। डियर स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बता दूं कि संशोधित कंपनी अधिनियम 2005 के पहले साझेदारों की जो अधिकतम संख्या थी वो थी 20। कितनी थी डियर स्टूडेंट? 20। याद रहे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे कि भारतीय साझेदारी की दूसरी विशेषता यह है साझेदारी की, जो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के धारा 5 में कहा गया है कि साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना क्या है? आवश्यक है।
बिना साझेदारों के मध्य कोई समझौता या अनुबंध अगर नहीं है तो उनके किसी भी प्रकार की साझेदारी का निर्माण नहीं होता है, यानी उनके बीच में समझौता या अनुबंध होना आवश्यक है। लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है स्टूडेंट कि उनके मध्य जो समझौता या अनुबंध या जो ठहराव होगा वो लिखित होगा या मौखिक होगा। इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है। उनके मध्य समझौता या अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तीसरा हमारी विशेषता है लाभों का विभाजन होना। डियर स्टूडेंट, साझेदारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि साझेदारों के मध्य साझेदारी तभी कही जाएगी जब साझेदार आपस में लाभों या हानियों को बांटने का क्या करते हैं, समझौता करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर किसी साझेदार को साझेदार बनाकर उसे अगर वेतन दिया जाता है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारों का के लिए की महत्वपूर्ण विशेषता है कि साझेदारों के मध्य लाभों का क्या होना चाहिए, विभाजन। चाहे लाभ हो या हानि हो, लाभों का विभाजन होना चाहिए। लेकिन ये लाभ किस अनुपात में बांटे जाएंगे, किस अनुपात में ना बांटे जाएंगे, ये उनके आपसी ठहराव पर निर्भर करता है। ये कंपलसरी नहीं है कि 4 साझेदार हैं तो चारों साझेदारों को बराबर लाभ बांटे जाए। ये उनके आपसी ठहराव पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार लाभों का बंटवारा करना चाहते हैं। जब भी उनके मध्य समझौता या अनुबंध होता है, उस समझौता या अनुबंध के अंतर्गत इस बात का पहले से उल्लेख किया जाता है कि साझेदारों के मध्य जो लाभों का विभाजन होगा वो किस अनुपात में या किस आधार पर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, व्यवसाय का होना। देखिए, साझेदारी की विशेषता ये है कि साझेदारों के मध्य किसी व्यवसाय का होना आवश्यक है। व्यवसाय से मीन्स किसी वस्तुओं का क्रय और विक्रय, यानी किसी वस्तु को क्रय करके उसका क्या करना चाहिए, विक्रय करना चाहिए, तो व्यवसाय कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको बता दूँ, A, B, C और D 4 व्यक्तियों ने मिलकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा आपस में और चारों ने उसमें अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिया। वो ज़मीन का टुकड़ा खरीदकर उन्होंने उस पर अपने निजी मकान बनाए और रहना चालू किया। तो डियर स्टूडेंट, वहाँ व्यवसाय नहीं कहलाएगा। वहाँ 2 से अधिक हैं व्यक्ति, 2 से अधिक हैं, 4 व्यक्ति हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी क्योंकि वो वस्तु को क्रय करके वापस विक्रय का उद्देश्य नहीं रखते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, व्यवसाय के लिए ये आवश्यक है कि सभी साझी वस्तुओं का क्रय करके उसको वापस क्या करें, पुनः विक्रय करें, तो ही क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, व्यवसाय कहलाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट, 5वां पॉइंट है असीमित दायित्व का होना। देखिए, असीमित दायित्व का मतलब कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको इसे अगले पॉइंट में और भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन असीमित दायित्व को अगर मैं आपको इजी शब्दों में कहूँ, इजी वर्ड में कहूँ, तो बहुत इजी वर्ड है कि साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। अर्थात साझेदारों के दायित्व चुकाने के लिए, फर्म के दायित्व चुकाने के लिए साझेदारों की पूंजी के अलावा उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है असीमित दायित्व। जैसे साझेदार समस्त दायित्वों के लिए संयुक्त व अलग से क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का संचालन या प्रबंध सभी के द्वारा अथवा सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा। डियर स्टूडेंट, साझेदारों ने जो साझेदारी की है, किसी फर्म का जो निर्माण किया है, उसका प्रबंध या उसको चलाने के लिए आप किसी भी साझेदार को मना नहीं कर सकते हैं। यानी प्रत्येक साझेदार को व्यापार का प्रबंध करने का और व्यापार चलाने का, व्यापार की पुस्तकें देखने का, व्यापार में भाग लेने का अधिकार होता है। तो साझेदारी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसी भी साझेदार को आप प्रबंध में भाग लेने से नहीं रोक सकते, पुस्तकें देखने से नहीं रोक सकते, लेकिन व्यवसाय का संचालन या प्रबंध या तो सभी साझेदारों के द्वारा अथवा सबकी सहमति से। अर्थात अगर 4 साझेदार हैं और 4 साझेदार में से 3 साझेदार सहमत हो जाते हैं कि किसी एक साझेदार को ही उसका प्रबंध दिया जाए, तो भी वो एक साझेदारी कहलाती है। तो व्यवसाय का संचालन या प्रबंध सभी के द्वारा अथवा सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्वामी और एजेंट का संबंध। डियर स्टूडेंट,
साझेदारी की एक विशेषता है कि साझेदारों के मध्य स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। स्वामी और एजेंट का संबंध का मीन्स हुआ कि एक साझेदार दूसरे साझेदार का स्वामी भी है और दूसरे साझेदार का एजेंट भी है, यानी प्रत्येक साझेदार एक दूसरे के स्वामी और एक दूसरे के एजेंट होते हैं। अर्थात कि प्रत्येक साझेदार फर्म के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए अन्य साझेदार भी उस कार्य के लिए उत्तरदायित्व माने जाते हैं। तो ये स्वामी और एजेंट का क्या माना गया है, संबंध माना गया है। नेक्स्ट है पृथक अस्तित्व नहीं। ये वर्ड आपको याद आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, आपने 11th में भी पढ़ा था। 11th में पढ़ा था आपने पृथक अस्तित्व अवधारणा, यहाँ है पृथक अस्तित्व नहीं। इसका मीन्स हुआ डियर स्टूडेंट कि साझेदारों का फर्म से कोई अलग पृथक अस्तित्व नहीं है, यानी फर्म द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रत्येक साझेदार दायित्व होता है, प्रत्येक साझेदार उस दायित्व को चुकाने के लिए बाध्य होता है। तो पृथक अस्तित्व नहीं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको साझेदारी के सामान्य परिचय के अंतर्गत सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख किया था और अब मैंने आपको साझेदारी के सामान्य परिचय के अंतर्गत नेक्स्ट स्टेप में साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की आवश्यकता और साझेदारी की विशेषताएं बताने का प्रयास किया है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको साझेदारी के सामान्य परिचय के इस अध्याय में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉलिंग कर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।